नमस्कार। आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद मानो देश और दुनिया भर के बाजार में कोहराम मच गया। अमेरिकी मार्केट 6% टूट गए तो भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के एक ही दिन में 10 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। ऐसे में लोगों के मन में इन्वेस्टमेंट को लेकर कई तरह के जो है सवाल उमड़ रहे हैं। सेफ हेवन यानी गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाएं या नहीं, लेकिन पीली धातु को लेकर यानी जो कमोडिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस एसेट को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। कोई कह रहा है कि गोल्ड अगले 5 साल में वहां पहुंच सकता है जहां किसी ने सोचा ना। तो कोई कह रहा है कि सोना अगले 5 साल में 2.18 लाख प्रति 10 ग्राम तक का जो भाव है वो छू सकता है। कोई कह रहा है कि सोने में आएगी भयंकर बिकवाली और ये 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच जाए। अब क्या है पूरी खबर, पूरा माजरा क्या है, कहाँ जाएगा सोना, इसके अलावा गोल्ड से जुड़े सारे सवालों के जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मनी नाइन पर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे, जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की तरफ से उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है कमोडिटी मार्केट पर। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जैसे ही नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए तो उनका एक ही मानना था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड उसी के चलते उन्होंने देखा काफी डिस्पैरिटी बनी हुई है। उन्होंने कुछ निकाल के बताया कि इंडिया हमें इतना टैरिफ लगाता है, हम उससे कम लगाते हैं। ग्लोबल मार्केट में ये सब असमंजस बनी हुई थी। तब उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे टैरिफ को, और उसमें मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, चाइना, मतलब ऑलमोस्ट। और जिस दिन से अभी जो आउटकम आया है 2 तारीख का, लगभग 180 कंट्रीज पे हमने देखा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, जहां पे मिनिमम 10% का ब्लैंकेट हम बोल सकते हैं, एवरेज 22-23% का आया। इंडिया पे 26 से 27% के आसपास का है। चाइना सबसे बड़ा रहा है, जहां पे 57% के आसपास का रहा है। तो एक चीज है, कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ओपन है। आज यूएस की अगर बात करें तो हम जाते हैं ऑटोमोबाइल से, मैक्सिको से इंपोर्ट होता है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी काफी जगह है। इंडिया आज चावल भी एक्सपोर्ट करती है, टेक्सटाइल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो सभी चीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे जो वर्स्ट हीट रहा है वो हम बेस मेटल्स पे देख रहे हैं। जो आज अगर हम देखें तो लगभग जो कॉपर $10,000 था वो अब 9,300 के करीब हो गया। एमसीएक्स की अगर बात करें, घरेलू एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, वहां पे हमने 920 का लेवल छुआ था और आज 820 पहुंच चुका है। चांदी जहां 1 लाख के ऊपर टिकते हुए दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मानो बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, आज वो चांदी 92 के करीब आ चुका है। तो ओवरऑल हमने देखा एक सेटबैक है, बिकॉज चांदी हो, कच्चा तेल हो, बेस मेटल हो, ये सब एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी कहलाती है। और इंडस्ट्रियल कमोडिटी में गिरावट इसलिए क्योंकि अब टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जी, लेकिन सर कहा जाता है कि गोल्ड जो है सेफ हेवन है, यहीं पे आया जाए, यहीं पैसा लगाया जाए। मार्केट के एक्सपर्ट भी थे कई, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, शंकर शर्मा साहब थे, वो भी कह रहे थे कि सब चीज छोड़िए और जो अपना पैसा है अच्छी एफडी में, सोने में निवेश कीजिए और ये सब मार्केट और ये सब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ये सब मामले को भूल जाइए। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि गोल्ड में अभी क्या करें। जिन निवेशकों के पास सोना है वो क्या करें, जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि हाँ भाई अब हम 90,000 के आसपास सोना है तो वो क्या करें। केडिया साहब, वो रुकें या नहीं रुकें, उसके बाद आगे हम लोग दो रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। यानी देखिए, एक चीज समझिए कि कोई भी असेट क्लास की एक साइकिल होती है। उदाहरण के तौर पे 2008 से जब सोने में तेजी स्टार्ट हुई तो 2011 तक हमने जबरदस्त देखी। डॉलर टर्म्स में हम देखें तो $650 जो हुआ करता था सोना, वो ऊपर में $1,920, मतलब 30,000 से 31,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे आ गया था। अब 2011 से 2019 तक देखोगे तो सोना बिल्कुल चला ही नहीं, एक टाइम करेक्शन में था, एक दायरे में बना हुआ था। सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि एक इंडेक्स मैं बताता हूं आपको, S&P 500 वर्सेस जीएससीआई इंडेक्स। जी। इसका मतलब है कमोडिटी वर्सेस इक्विटी। अब ये 50 सालों के लोएस्ट स्तर पे है, और ये जैसे से ऊपर जाएगा आप देखेंगे कि कमोडिटी में उछाल आएगा, इक्विटी में करेक्शन आएगा। तो बिल्कुल शंकर जी ने भी जैसे बताया कि आज अनसर्टिनिटी के चलते इक्विटी मार्केट में आज यूएस मार्केट देखिए कैसे क्रैश हुए। इंडिया अभी तक थोड़ा संभला हुआ है, बिकॉज लिक्विडिटी थोड़ी बहुत आई हुई है म्यूचुअल फंड से। और हम बोलते हैं चाइना में इन सब पे टैरिफ ज्यादा लगा है हमसे, तो उसकी वजह से हम सेफ गार्ड है। बट अल्टीमेटली एक रिसेशन का फियर ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे समय में बॉन्ड्स में पैसा जाता है, एफडीज में पैसा जाता है, और सोने में तो डेफिनेटली जाता ही है। बट हालांकि कल की जो गिरावट थी वो मैं ये बोल सकता हूँ, इक्विटी में जो बड़ा करेक्शन आया है ग्लोबल मार्केट में,
उसको एक लॉस को सही करने के लिए लोग थोड़ा बहुत लिक्विडिटी गोल्ड में भी करते, तो टेम्पररी गोल्ड में गिरावट रहेगी, बट अल्टीमेटली गोल्ड इसका बेनिफिशियल हो रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सोना इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है, तो सोने में आगे जाके और तेजी बढ़ेगी। ओके। अब सर, आपसे एक रिपोर्ट पर हम चर्चा करना चाहेंगे। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट है। जॉन मिल्स साहब ने कहा है कि 3080 डॉलर प्रति ऑन्स से गिरकर जो सोना है वो 1820 डॉलर प्रति ऑन्स पर आ जाएगा। यानी एक ऑन्स में मोटा मोटी अगर हम लोग समझे सर तो 31 ग्राम के आसपास सोना आता है। अगर वो कह रहे हैं कि 38 से 40% की गिरावट आएगी, तो अब जाकर ये तो जो भाव है सर अभी 90-92 के आसपास है, वो गिरकर अगर आ जाएगा 56,000 रुपए के आसपास, तो ये रिपोर्ट पर क्या ये है? पहले तो आप समझाइए कि ये रिपोर्ट है क्या, और क्या सही में 56,000 के आसपास आ जाएगा क्या सोना? देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। देखिए, वाकई वॉलिटिटी जरूर है। जब 50,000 का भाव था तो किसी ने नहीं सोचा था कि 90 तक आएगा, बट वो कारण बने पिछले 5 सालों में। तो मुझे पर्सनली इतना बड़ा कोई फॉल नहीं दिख रहा। हाँ, एक टाइम करेक्शन जरूर आता है। तो अगर डॉलर टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये साल काफी ज्यादा वॉलिटिटी का रहेगा। गिरने का कारण आप समझिए, गिरने का कारण एक हो सकता है सेंट्रल बैंक की आज जबरदस्त बाइंग चल रही है, कल को वो पूरी रुक जाती है और सेंट्रल बैंक वापस सेलिंग में आ जाता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। या अभी पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई थी कि यूएस अपना गोल्ड रिजर्व कम करके क्रिप्टो में रिजर्व बढ़ाएगा, ऐसा कुछ डायनामिकली चेंज आता है तो आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक ये पुष्टि नहीं होती है तब तक मुझे लगता है इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त यूएस की, जहां पे 4.5 का लेवल बताया जा रहा हो जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सोने को सपोर्ट मिलेगा। आज 3 साल से हम बातें कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन हम्म। हुआ नहीं है। तो अगर ये नहीं होता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। ईटीएफ में बाइंग कंटिन्यू जारी। आज जब इक्विटी मार्केट क्रैश है तो आम आदमी देखता है कि मेरा निवेश हम ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में डाले, जो पिछले साल जून ऑनवर्ड से ईटीएफ में बाइंग आई है, सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। डी डॉलराइजेशन, आज डॉलर इंडेक्स 110 था अक्टूबर में, आज 101 के करीब आ गए। जब डॉलर से विश्वास उठेगा लोगों का इकोनॉमी का, तो वो सोना या और कोई एसेट क्लास पे जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 5 से 6 ऐसे बड़े रीजन है जो सोनी को एज ऑफ नाउ सपोर्ट कर रहा है। अगर इसमें चेंज आएगा तो बात अलग है, बट मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू ये ऐसा, अगर डोमेस्टिक मार्केट में जो आप 56 की बात करें, टाइम बिंग ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रही जो 56 तक आ जाए। हाँ, आनंद फानंद में जो वॉलिटिटी बनी हुई है, इसमें मुझे लगता है कि अब नया बेस जो बन चुका है वो 70 से 72 हजार का बन चुका है। वो भी बहुत एक्सट्रीम केस में नीचे है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि एज ऑफ नाउ कोई 56 हजार वाली बात मुझे नहीं लगती। ओके सर, इसमें कहा जा रहा है कि सप्लाई में बढ़ोतरी हुई है वैश्विक स्तर पर, सोने का प्रोडक्शन बढ़ा है और सोने के भंडार में 9% की बढ़ोतरी हुई है, 2,16,265 टन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहा जा रहा है कि खनन जो है सोने का वो तेज हुआ है, और पुराना सोना मार्केट जो है वो फिर से उसमें सप्लाई बढ़ी है। इन कारणों को भी आप कैसे देख रहे हैं अजय सर? बिल्कुल, देखिए जब भी आज जैसे इंडिया है, इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सोने की खान नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस ढंग से एकाएक हमने पिछले 3 सालों में या पिछले फाइनेंशियल ईयर की ही मैं बात करूं सर जी, तो 40% सोना इंटरनेशनल में बढ़ गया है। तो जब भी ऐसी तेजी आती है तो हम देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट साथ में साइड आप देखिए कि डिमांड कैसे बढ़ी है। तो डिमांड में आज सेंट्रल बैंक जबरदस्त तरीके से पिछले 5 सालों में, आज हमने रशिया जो युद्ध से जाने से पहले ही उसने तैयारी कर रखी थी कि हम डॉलर को बेचेंगे, बॉन्ड से निकलेंगे, गोल्ड बढ़ाएंगे। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना कंटिन्यू बाइंग बढ़ा रहा है। वहीं सभी सेंट्रल बैंक से पिछले 5 सालों में अपने रिजर्व बढ़ाए। ईटीएफ, आज इंडिया में 2022 हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ आए, उसमें निवेश आने लग गया। अब तक हम सोना बाय नहीं करते थे, हम कंज्यूम करते थे। आज जी। भी हम 800-900 टन का गोल्ड कंज्यूम करें, बट अब ईटीएफ के माध्यम से हम निवेश करना चालू कर चुके हैं। तो आई थिंक जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसके मुकाबले हमारे कंजम्पशन या डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से रिजल्ट है। तो आई थिंक अभी भी ये मिसमैच है, जिसकी वजह से सोना चांदी अभी भी टाइट पोजीशन में ही है और सपोर्ट मिल रहा है। जी। अब सर, इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत ऐसी तेजी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। स्विस एशिया कैपिटल के जॉर्ग कैनियर साहब हैं, इन्होंने सोने की कीमतों में तेजी का रुझान जो है वो बना रहेगा ऐसा कह रहे हैं कि पहले हल्का करेक्शन आएगा, जिसकी आप पुष्टि भी कर रहे हैं कि 72,000 70,000 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2,800 2900 डॉलर प्रति ऑन्स के स्तर पर आएगा, लेकिन उसके बाद जो है जो तेजी है जुलाई 2025 तक, वो कह रहे हैं कि सोने की कीमतें जो है 3,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा, और अगले 5 सालों में सोना जो है 8,000 डॉलर प्रति औंस तक चला जाएगा। यानी अगर इसको भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब जो है ये आंकड़ा बैठता है 2 लाख के पार। अब इस रिपोर्ट को भी आप समझाइए सर, इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। जी। वापस आप।
जी जी जी। सर, अब मैं दूसरे रिपोर्ट की आपसे बात करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आ रही है, सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया है लोग, और उन्होंने कहा है कि जो सोना है, अब जो गोल्ड है, कमोडिटी है, वो उसमें बहुत ही अप्रत्याशित तेजी देखने को मिलेगी। और इन्होंने जो जो इन्होंने आरोप, सॉरी आरोप कह रहा हूँ, जो इन्होंने बात कही है, स्विस एशिया कैपिटल के जॉर्ज केनियर साहब ने कहा है कि सोने की कीमतों में जो तेजी का रुझान है वो बना रहेगा। पहले हल्का करेक्शन आएगा, देखने को मिलेगा, और सोने की जो कीमतें हैं 2800 से 2900 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आएगी। लेकिन इसके बाद जुलाई 2025 तक सोने की जो कीमतें हैं वो 3500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगी, और अगले 5 साल में सोना जो है $8000 प्रति औंस तक जा सकता है। इस खबर को कैसे देखें सर, आपसे हम राय लेना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी कारण जो बताए थे वो तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। साथ में मुझे लगता है, देखिए एक साइकिल होती है, तो सोना तो अभी 2022 से हम देखेंगे एक रफ्तार पकड़ी है। तो मुझे लगता है पहला सबसे बड़ा डर जो इसमें मैंने भी जो ऊपरी तौर पे देखा है वो है इन्फ्लेशन का। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इन्फ्लेशन कभी भी एक साल में नहीं मरता है। और जिस ढंग से टैरिफ के अंदर ये उम्मीद थी 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझते हैं और सोच समझ के स्टेप लेंगे, बट जिस ढंग से रैंडमली ये चीज आई है, और अभी आज का ही अपडेट है कि चाइना भी 34% का टैरिफ लगा, तो ये युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन की वजह से सोने में उछाल। लेकिन मैं एज ऑफ नाउ ये नहीं समझता कि $5000 इमीडिएटली कोई आ जाए। मेरा जरूर मानना है कि हाँ, सोने में एक रफ्तार से चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई होगी हम देखेंगे फिजिकल डिमांड में ड्रॉप आ जाएगा, या और भी काफी कारण है जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये सब चीज चलती रहेगी। बट मुझे लगता है कि यस, 3400 $3500 तक एक फ्रीजिबल है, क्योंकि ज्यादा तेजी आती है तो वहां पे बाइंग रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा खतरा एक है वो सेंट्रल बैंक को लेकर है। बिकॉज अब इतिहास उठा के आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक ने हमेशा बाय ही किया है। आप उठा के देख लीजिए, 2013 से लेकर 2016 के बीच में सेंट्रल बैंक की परचेजेस में कंटिन्यू ड्रॉप था, या सेलिंग भी अगर आ जाती है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो आई थिंक इन्फ्लेशन को लेकर, और जब इकोनॉमी की साइकिल जब घूमती है तो वो समय लेता है। तो अगले 4-5 साल तक ये उम्मीद है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो ग्रोथ है या रिसेशन है वो थोड़ा सा कैस्केडिंग बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर 2008 से 2012 के बीच में हमने देखा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो गिरावट आई थी पूरे ग्लोबल मार्केट में, वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वापस यू टर्न कर गया था। 2008, 9, 10, 11, 12, 4-5 साल तक चला। तो उसी को देखते हुए रिपोर्ट आई है कि, बट मेरा पर्सनल मानना है कि गोल्ड ने ऑलरेडी काफी बड़ी रैली दिखा चुका है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए एसेट क्लास की बात करूं तो यहाँ से तेजी जरूर बनती है। बट मुझे एज ऑफ नाउ जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो 3400-3500 का बहुत हायर साइड है, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर कोई चीज बढ़ जाती है। आज अगर आपको ध्यान हो तो 2010-11 में प्लेटिनम 2200-2300 डॉलर चले गया था, और आज अगर आप देखें तो 1000 के नीचे बना हुआ है। चलिए, सोने के साथ उतनी कोई चीज खराब नहीं होगी, बट मुझे लगता है एक टाइम करेक्शन में आ जाएगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। फेयर प्राइस 3400-3500 वर्स्ट इन के साइड से। तो सर, इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो कितने तक आप देख रहे हैं ये आंकड़े को, 3400-3500 वाला? देखिए, अगर मैं सब चीज को स्टेबल रखता हूँ, टैरिफ आप सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो आपने देखा ही था पिछले साल 9% की इंपोर्ट ड्यूटी में 15 से 6 एडजस्टमेंट आ गया। फीसदी हाँ, तो वैसा अगर कुछ होता नहीं है, रुपए को भी चलो लेट से अपन 85-86 के जोन पे ही हम फ्रीज करते हैं एटलीस्ट समझने के लिए, तो लगभग मुझे लगता है कि 2 लाख के आसपास भी आ जाए। मतलब मोटा मोटी आज 90,000 का भाव तो चल ही रहा है। तो अगर 5 साल की बात कर रहा हूँ, इसको ऐसा मत पकड़िए कि इमीडिएटली मैं कुछ कोई बता रहा हूँ व्यू कि इमीडिएटली ले लीजिए। मुझे लगता है वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होगी, नीचे में 70 भी दिखेंगे। लेकिन हायर साइड अगर कैस्केडिंग ऐसा ही कुछ चला, और मैं खाली कन्वर्ट करता हूँ वो रिपोर्ट के माध्यम से, तो मुझे लगता है 2 लाख भी कोई दूर नहीं है। ओके। अब सर, आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स का भी एक सवाल है कि सर, पहले तो हम लोग देखते थे कि जब मार्केट गिरता था तब सोने की कीमतें बढ़ती थी, या जब सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो देखा जाता था कि भाई जब मार्केट अनस्टेबल है तब खरीदा जाता था। लेकिन अब देखा जा रहा है सर कि मार्केट भी गिर रहे हैं और गोल्ड की कीमतें भी गिर रही हैं। इस कोरिलेशन को कैसे समझा जाए? ये बहुत ही नया टाइप का टर्मिनोलॉजी आया है। नहीं, ऐसा कभी कभी कोरिलेशन थोड़े बहुत आज चेंज चांदी होते हैं का भी जैसे। देखिए सर, 2900 रुपये आज गिरा। तो मैं पहले गोल्ड पे आ जाता हूँ, फिर चांदी पे आ जाता हूँ। तो पहले अगर हम देखें तो आज पिछले फाइनेंशियल ईयर में सोने ने इंटरनेशनल में 40% की तेजी देखी, और आप देखिए इक्विटी में गिरावट है। तो कभी भी हाँ, इमीडिएटली कल की बात आप बोलोगे, मैं एग्री करता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि आज मैं इक्विटी के प्रॉफिट पे बैठा हूँ, अब इक्विटी में बड़ा गिरावट आती है, तो मैं मेरे प्रॉफिट को या जो मेरे लॉसेस को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड भी बेचूंगा। तो कल हमने 3200 से लेकर 3100 की $100 की गिरावट आ गई। तो बहुत बार होता है, आप उदाहरण के तौर पे कोविड का पीरियड ले लीजिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ। मार्च में जैसी लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इक्विटी मार्केट क्रैश करता है। सोना जो हमारा 30,000 के आसपास हुआ करता था वो सीधा 27,000 तक आता है।
बट उसके बाद क्या हुआ, वहां से मार्केट रैली करता है और 11 अगस्त 2020 को 56,000 मार देता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब इक्विटी में बड़ा सेल ऑफ आता है तो उस लॉस से बचने के लिए या उस लॉस को पूर्ति करने के लिए एक बार सोने चांदी में भी गिरावट आती है। अब आ जाते हैं चांदी पे। देखिए, चांदी अब तक हम प्रीशियस मेटल मानते थे, लेकिन अब क्या हो गया, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। और टैरिफ की मार की वजह से आज बेस मेटल में क्या हुआ, 920 वाला कॉपर 820 आ जाता है, मतलब 10,000 से 9,200 तक पहुंच जाता है। तो चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और उसको देखने का अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब गोल्ड के प्राइस को अगर चांदी के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल कर आती है। जब भी ये रेशियो बढ़ता है विशाल जी, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो लोग सोने की तरफ ज्यादा जाएंगे चांदी के मुकाबले, और इस वक्त वही चल रहा है। आज कोविड में ये रेशियो 126 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि जिस ढंग से टैरिफ का टर्मोइल चल रहा है, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, तो चांदी इसलिए अंडर परफॉर्मिंग कर रही है। तो चांदी में मुझे लगता है कि एक बार इंटरनेशनल में $30, हमारे यहाँ पे मेरे को लगता है 85-86 तक का टेम्पररी एक बार फॉल बैक आ सकता है। जी जी जी। अब सर, उन निवेशकों का क्या जो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं सर, उनको क्या सलाह होगी? अभी रुक जाएं या वेट करें? और दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न था सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, हालांकि उस पर भी क्लैरिटी उतनी नहीं आ पा रही है। अब वो भी एक ऑप्शन अगर समझिए कि ट्रेंच को तो बंद ही कर दिया एक तरह से सरकार ने, तो और क्या ऑप्शंस उनके पास बच रहे हैं निवेशकों के लिए? तो पहले मुझे लगता है जब भी हम बाजार में जाते हैं विशाल जी, तो एक बोर्ड देखते हैं 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो हमारा मन खुश हो जाता है। जी तो वैसा ही खुश हमें सोने चांदी की गिरावट पे होना चाहिए। देखिए, इंडिया में होता क्या है, जब मार्केट में तेजी आती है तो सोना सबको बाय करना है, लेकिन जब गिरावट आती है तो मन में आशंका रहती है कि और नीचे मिल जाए। उदाहरण के तौर पर पिछले साल जब ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था, तो सोना सीधा 72 से 66 के आसपास आया, बट वी शेप रिकवरी कर गया। तो पहला चीज है, आप अपने आपका केवाईसी कीजिए। हम्म, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म के लिए सोना ले ले, तो पहला चीज है, शॉर्ट टर्म सोने चांदी में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म ही होता है, मीडियम टर्म ही होता है। तो जिनको लंबे समय के लिए लेना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आज सोने को अगर आप देखेंगे तो ज्यादा करके सेंसेक्स और सोना 1 के रेशियो पे चलता है। तो अभी आप देखिए, सोना 90 पे है और सेंसेक्स 75-76 के आसपास आ चुका है। तो कहने का मतलब ये मेंटेन ही होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है, जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे आप जीआईपी कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। अब कैसे बाय करना है, तो बाय करने के 3-4 तरीके हैं। पहला है कि आप फिजिकल में जाके ज्वेलरी खरीदिए, लेकिन ज्वेलरी कब खरीदनी है, जब आपको कंज्यूम करना है सोने को। अगर निवेश करना है तो ज्वेलरी में नहीं कीजिए, क्यों, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज लग जाएगा। तो निवेश करने का मतलब होता है मैं रिटर्न देख रहा हूं। तो निवेश करने में आपको देखना है मेरा मेकिंग चार्ज बचे, तो आप कॉइन के रूप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ईटीएफ के अंदर डाल दीजिए। तीसरा जो आपने बताया एसजीबी, तो गवर्नमेंट ने 2014 को इस चीज को समझा कि निवेश के लिए सोना अलग होता है और कंजम्पशन के लिए अलग होता है। तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड रिलीज किया, जिसके अंदर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरेस्ट कंपोनेंट भी दिया गया था। अब मुझे लेकिन लगता कहा है कि गया, पिछले दस केडिया सालों साहब, उसमें कहा गया सरकार को बहुत घाटा हुआ, 1,13,000 करोड़ के आसपास के उनको घाटा हुआ, क्योंकि निवेशकों को 8 साल में 200 से अधिक फीसदी का जो रिटर्न मिला सर, उससे सरकार के ही घाटे हो गए। और हम लोग तो सोच रहे थे कि आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर 56,000 के आसपास आ जाएगा तो सरकार को तो बहुत राहत मिल जाएगी। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से काफी टेंशन क्लॉज भी हो गए। और देखो, घाटा इसलिए भी था, देखिए 2014 में हम 1,000 टन सोना इंपोर्ट करने लग गए थे। तो आज जब हम सोना इंपोर्ट करते हैं, वो एक तरह से नॉन कमर्शियल हम बोल सकते हैं एक्टिविटी में है, तो गवर्नमेंट को नुकसान उसमें ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और निवेश के लिए सोना अलग लिया और कंजम्पशन के लिए अलग। उसी के बाद हमने देखा सोने का इंपोर्ट हमारा 600-650 टन पे आ गया था। लेकिन निवेश के लिए कुछ ऑप्शन दे रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया, और उम्मीद ये थी कि सोने में जिस ढंग से गिरावट चल रही थी 2014 में, क्योंकि हमने 2011 में बड़ी तेजी देखी थी, तो ये उम्मीद थी कि सोना एक समय तक एक रेंज में रहेगा। लेकिन कोविड के बाद से जो सरकमस्टेंस बने, वही बड़ा एक चैलेंज गवर्नमेंट के लिए हो गया। जो 30,000 वाला सोना हम 90,000 पे पहुंचे, इसके लिए ये घाटा बढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि राधा दन हम इस पॉइंट पे जाए, लेकिन सोना सदा के लिए, जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि आज एक बच्ची अगर घर पे पैदा होती है तो आप देखिए उसको जो एक रिवाज होता है कि चांदी या सोने की चम्मच से ही गुटी दी जाती है, तब से लोग इंडिया में निवेश करते हैं। तो निवेश के में एक बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन था, बट ठीक है, अब हमको आदत हो चुकी निवेश के तौर पे देखना। तो आपके पास आज भी जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस है कि आप फिजिकल ले लीजिए, डिजिटल मतलब हम बोल सकते हैं ईटीएफ। आजकल कुछ ज्वेलर्स डिजिटल गोल्ड की बातें करते हैं, बट प्लीज आप समझिए कि अगर कोई आरबीआई या सेबी अप्रूव्ड अगर कोई हम बोलते हैं ऑप्शन है, उसी में जाइए, ऐसे कोई झांसे में मत आइए।
एंड लास्ट मुझे लगता है एक्सचेंज। अभी एमसीएक्स के अंदर भी जैसे गोल्ड 10 एक नया लॉन्च हुआ है, जहां पे आप एक्सचेंज के माध्यम से भी डिलीवरी ले सकते हैं। तो आपके पास ईटीएफ अवेलेबल है, आपके पास म्यूचुअल फंड में भी आजकल कुछ मल्टी एसेट हम बोल सकते हैं फंड्स आ गए, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, और एक्सचेंज के माध्यम से भी आप ले सकते जी। अब सर अंतिम में एक दो रिपोर्ट और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि अगले 2 सालों में सोने की जो कीमत है जो $3500 प्रति औंस तक जा सकती है। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि इस साल के अंत तक सोने की जो कीमतें हैं $3300 प्रति औंस के आसपास आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत हार्ड केस में अगर देखा जाए विशाल जी, तो ये $3500 प्रति औंस तक आसपास आता हुआ दिख पाएगा। तो अगर कुछ आप और एडिशनल कमेंट करना चाहें सर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट पर और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर। बीच में थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, ये दोनों रिपोर्ट के ऊपर। जी जी जी, प्लीज बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि अगला 2 साल बहुत ही क्रुशियल होने वाला है। पहला है वॉल्टिटी एक्सट्रीम रहेगी। तो नीचे में मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ तो $3000 तक का ही एक 2980 तक का ही एक बेस लग रहा है। और ये जो फॉल है, ये इक्विटी में फॉल आ गया, क्रूड में फॉल आ गया, इसकी वजह से एक सेट ऑफ होने के लिए गोल्ड पे फॉल है। तो मुझे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही है। टाइमिंग जो मेरा जजमेंट बता रहा है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में 85 86 के नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है, वहां पे जाके बेस बन जाएगा। ऊपर में डेफिनेटली अभी भी लड़ाई जो हमने बताया बाकी फैक्टर्स है वो अभी भी चालू है। तो एज ऑफ नाउ तो मेरा मानना है कि फेज मैनर में जाएगा। जो वर्स्ट इन केस अगर सब चीज होता है तो आई थिंक 3400 3500 का लेवल वर्स्ट, मैं थोड़ा एक लंबे समय के हिसाब से बता रहा हूँ। जी। और जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है, मैं एज ऑफ नाउ मेरे पास ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जो मैं आपको $8000 बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि 1600 वाली कमोडिटी डबल हो चुकी है पिछले 5 सालों में। तो थोड़ा सा मुझे वहां पे लगता है कि फेयर जो रहेगा 3400 3500 रहेगा, जबकि नीचे में 2200 2300 तक के भी लेवल वापस देख सकते हैं। सर केडिया साहब, ये भी जो कहा जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि $8000 तक का जो जाने की बात कह रही है उसमें तो उतनी सच्चाई नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हम लोग भी इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, सर बिजनेस को ट्रैक करते हैं। बाजार में सेचुरेशन टाइप की भी कोई चीज आती है, और अगर आप ठीक कह रहे हैं कि 30,000 वाला जो चीज है वो 90,000 के आसपास आ जाए, तो उसके बाद कितनी ही गुंजाइश बनती है उसकी और तेजी जाने की। तो मुझे लगता है कि नीचे का जो डाउनसाइड है वो ज्यादा अभी दिखेगा। इस पे एक चीज और ऐड करता हूँ। देखिए, पहले हम लोग गोल्ड को एज ए कंजम्पशन देखते थे, बट हम्म। अब ग्लोबल मार्केट में ईटीएफ में बाइंग आप देख लीजिए। अब ईटीएफ में बाइंग करने वाला कौन है? वो है निवेशक। और निवेशक क्या देखता है? परसेंटेज चेंज देखता है। वो आज म्यूचुअल फंड है जिसमें जो फंड मैनेजर वो क्या देखता है? मुझे रिटर्न क्या मिल सकता है। लेकिन आज अगर पिछले फाइनेंशियल मार्केट के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40% अगर कोई एसेट क्लास मुझे रिटर्न दे चुका है, तो मैं इतनी बेवकूफी नहीं करूंगा कि यहाँ से और 40% की उम्मीद करूंगा। ठीक है, फंडामेंटल जी। बहुत स्ट्रांग है, सब चीज है। तो जब रिटर्न की ओर पे देखूंगा तो 40% के रिटर्न के बाद मैं डेफिनेटली दूसरा असेट। एक और एग्जांपल देता हूं कि प्लीज सर। इंडिया के फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, लेकिन एफआईज ने क्या किया? चाइना को चुना। क्योंकि जब हम निवेश करते हैं तो वहां पे एथिक अनएथिक नहीं देखते, हम रिटर्न्स देखते हैं कभी भी सबसे पहले। तो एफआईज ने क्या किया? इंडिया के फंडामेंटल अच्छे थे, बट उसको त्याग कर हम चाइना की तरफ, मतलब एफआई चाइना की तरफ चली गई थी। तो सिमिलरली मुझे लगता है 40% का जो गेन आ चुका है पिछले एक साल में एकाएक, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का जो पैसा है ना, वो वापस सोने में इमीडिएटली नहीं आएगा। तो काफी फैक्टर्स चेंज होंगे, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि हाँ, आनंद फानंद में ऊपर में 3400 3500 दिख जाए इन्फ्लेशन की वजह से, रेट बढ़ रहा है, रिसेशन फियर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला पैसा इस पे डाइवर्ट नहीं होगा अभी है सब। जी। केडिया सर, अब चांदी पर भी कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी लोग को अगर चांदी में भी निवेश करना हो, 1 लाख के पार जाने की बात की जा रही थी और कहा जाता है कि उसके आगे भी तेजी होगा, लेकिन सडनली वो 92,000 के आसपास आ गया प्रति किलो। चांदी में क्या करें, निवेश का क्या स्ट्रैटेजी हो वो भी बता दीजिए। देखिए, फ्रैंकली जो सवाल आपने गोल्ड के लिए बोला, तो मैंने आपको बताया कि 8,000 मुझे नहीं लगता। लेकिन चांदी के लिए मुझे लगता है हाँ, 5 साल में चांदी डबल हो सकती है। उसके कारण है, पहला चीज, 2011 में हमने चांदी को $50 छूते हुए देखा, और आज कहाँ है? आज भी $32 के करीब ट्रेड कर रही है। तो मतलब चांदी में जीस्ट है। अच्छा, 10 सालों में चेंज, 15 सालों में चेंज क्या हुआ? आज चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। प्रीशियस मेटल नहीं है, प्रीशियस मेटल थोड़ा बहुत है आज लाइट वेटेड ज्वेलरी में, ठीक है चलेगा। लेकिन आप इंडस्ट्री में 5G, ईवी, सोलार, ये सब जगह यूज होने लग गई है। तो चांदी का कंजम्पशन है। तो आई थिंक इसको देखने का तरीका है, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ये अब 98 99 के करीब है। अगर आप 50 साल का इतिहास उठा के देखते हो तो ये रेशियो कभी भी 90 के ऊपर ही नहीं टिका है। तो जब तक ये डर का माहौल है,
रेशियो 100 के करीब रहेगा। लेकिन जैसे कोविड के समय में हमने देखा ये रेशियो 126 से गिरकर 72 तक आ चुका था। तो वैसे ही मुझे लगता है अगले 5 साल में ये रेशियो ऊपर में हो सकता है कि इस आनंद फानंद में 105 106 चले जाए। लेकिन अगर 5 साल के होराइजन की बात करूं तो ये 72 73 का लेवल फिर से दिखाएगा। इसका मतलब है चांदी सोने के मुकाबले आज भी सस्ती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी 5 साल के अगर ओवरव्यू में हम बात करें तो मुझे सोने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती ओके। अब सर, चूंकि आप कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं, कमोडिटी पर अच्छी राय आप देते हैं, तो आज एक लेटेस्ट खबर ये है सर कि क्रूड ऑयल में बहुत तगड़ी गिरावट है। 7.68% की गिरावट देखने को मिल रही है, $65 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्रूड को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? क्यों आ रही है इतनी भारी भरकम गिरावट? और क्या इससे एक प्रश्न और जो है, जो हमारे और आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा क्या सर? क्योंकि वो तो हो ही रहा है। आप ये देखिए जनवरी में कच्चा तेल $83 टच कर गया था ब्रेंट। और जी। 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले हम 74 75 पे थे और आज 65 के करीब पहुंच चुके हैं। तो पहला कारण है 2025 में सप्लाई काफी रहेगी। आज यूएस भी अपना एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। साथ में हम देख रहे हैं ओपेक ने डिसीजन लिया है कि हम 4,11,000 बैरल के आसपास का आउटपुट बढ़ाएंगे, जो कोविड के बाद से ही कटौती में था। तो ये तो हो गया, सप्लाई साइड बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ट्रेड वॉर के चलते कंजम्पशन में ड्रॉप आएगा, जब स्लोनेस आएगी इकोनॉमी में, रिसेशन का फियर आएगा। इसी के चलते कच्चे तेल में गिरावट आई है। बट हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ब्रांड जो है वो 61 62 के नीचे होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज जो प्रोड्यूसर है उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। जो कोविड में भी हमने देखा बहुत ज्यादा टर्मोइल बना दिया। तो आई थिंक कि नीचे में अगर ये 61 62 तक जाता है वो एक बेस केस बन जाएगा। एंड इसकी एवरेज भाव जो होना चाहिए वो 72 से 75 के बीच में ही होगा। हालांकि अभी भी इकोनॉमी सब ये मान के चलते हैं स्लो डाउन रहेगा, तो ये 60 62 के नीचे आ सकता है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि 62 के नीचे टिक ही नहीं सकता, बिकॉज फिजिबल नहीं रहेगा कोई भी कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे अगर जैसे एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि टैरिफ के लिए सेकंड लेवल टैरिफ की बात हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वेनेजुला से अगर आपने कच्चा तेल बाय किया तो आप पे भी 25-50% लग जाएगा। आपने रशिया से बाय किया तब भी लग जाएगा, ईरान से बाय किया तब भी लग जाएगा। तो ऐसे कुछ टेंशन अभी भी जारी है जो सपोर्ट कर जाएगा। बट 62 के नीचे मुझे ब्रांड चाहता हुआ नहीं। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने मनी नाइन को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत हम शुक्रगुजार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।